जय भीम साथियों। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश में खास करके जो चुनाव होने वाले हैं और उन चुनावों का जो नतीजा आने वाला है, जिसमें हम सब ये मान के चल रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सत्ता आएगी और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी फिर से मतलब 5वीं बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री बनेगी। ग्राउंड लेवल पे कार्यकर्ताओं में बढ़त हो रही है, फिर भी उसका नतीजा चुनाव के परिणामों में नहीं आता है। तो उसका कारण जो है उसके बारे में हमें रिवर्स इंजीनियरिंग करनी चाहिए। हमारा जो वोट है वो हमारे ही पार्टी को, हमारे ही चुने हुए उम्मीदवार को जाता है या नहीं जाता है, ये देखना भी इतना ही जरूरी होता है। आप समझ चुके होंगे कि मैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ही बारे में बात कर रहा हूं। चुनाव के नतीजे आने के बाद हम चर्चाएं करने शुरू कर देते हैं कि ईवीएम में धांधली हुई है। आपको बताने का कारण यही है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स जानता हूं और पिछले 2014 से मैंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कैसे हैक हो सकती है इसके बारे में रिसर्च किया हूं। मिस्टर हरिप्रसाद का जो रिसर्च पेपर है 2010 का, सिक्योरिटी एनालिसिस ऑफ इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसको आधार मान के मैंने ये रिसर्च किया है। चुनाव आयोग हमेशा इस बारे में चर्चा करता है, कॉन्फ्रेंसेस लेता है और उसके वेबसाइट पे भी बहुत सारी बातें उसने रखी है प्रूफ करने के लिए कि ईवीएम हैकिंग हो नहीं सकती। लेकिन हमें ये सिद्ध करना पड़ेगा कि ईवीएम हैकिंग कैसे होती है। मिस्टर हरिप्रसाद ने ईवीएम के बारे में जो रिसर्च पेपर लिखा है, 2009 में इलेक्शन हुए थे लोकसभा के। उस इलेक्शन में 15 एमपी जो कि सत्ताधारी पार्टी के चुन के आए थे, उनमें से 15 एमपी जो थे वो ईवीएम हैकिंग करके ही चुनाव जीत कर आए थे। तो ये हैकिंग शुरू कैसे हुई ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है। देखिए भाइयों, जब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में बहन मायावती जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनती है, उसके बाद जो कुछ रिवॉल्यूशनरी काम बहन जी ने किए हैं उत्तर प्रदेश में, वो सभी जो बातें हैं ऐसे लग रहा था कि हम राजा सम्राट अशोक की समता, स्वतंत्रता, बंधुता ये अब सभी लोगों को मिलेगी जो सम्राट अशोक के राज्य में मिली थी। ऐसा सपना हम सभी लोग देख रहे थे। लेकिन जब ये सपना हम देख रहे थे, उसी टाइम, उसी दौरान यहाँ का ब्राह्मण जो है वो भी ये सपना पूरा नहीं होना चाहिए इसकी बराबर तैयारी वो भी कर रहा था। भाइयों, जब राजा सम्राट अशोक का राज्य था तो 140 वर्ष ये ब्राह्मण लोग जो थे वो तड़ीपार जिंदगी जी रहे थे। तो उन्हें मालूम है कि बौद्ध लोगों का सत्ता में आना ब्राह्मण लोगों के लिए बहुत हानिकारक है। तो बहन जी जब मुख्यमंत्री बनी और बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी काम जो बहन जी ने किए वो करने के बाद ब्राह्मण डर गया और 2009 में ब्राह्मण देखने लगा कि इसके बाद बहन जी या बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आनी नहीं चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, ईवीएम बनाने वाली जो इंडिया की गवर्नमेंट कंपनीज है, ईसीआईएल और बेल, और इंजीनियर लोगों ने उन्हें ये खातरी दी, उन्हें ये एश्योरेंस दिया कि अगर आप हमें कुछ मदद कर सकते हैं तो हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, मतलब हम मशीन में ऐसी प्रोविजन करेंगे कि आप आसानी से धांधली कर सको और तुम्हारे चहीते उम्मीदवार आप ला सकेंगे। इसीलिए
मिस्टर हरिप्रसाद जी के रिसर्च पेपर में हमें ये पता चलता है कि 2009 के इलेक्शन में, या उन्होंने शब्द कहा है कि उस टाइम की जो पावर में सत्ता पार्टी थी उसके 15 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ईवीएम हैकिंग करने के माध्यम से चुनकर आए थे। बार बार मिस्टर हरिप्रसाद जी ने ईवीएम की मांग करने के बाद भी चुनाव आयोग ने जो है वो मशीन, ओरिजिनल मशीन देने से मना किया। तो मिस्टर हरिप्रसाद ने अपने पेपर में लिखा है कि मुंबई के गोडाउन में एक व्यक्ति को साथ में लेकर उसका नाम न बताने के शर्त पर उन्होंने ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हासिल की और 6 महीने उस ईवीएम पे रिसर्च किया और उन्होंने ये सिद्ध किया। सिर्फ हो सकती है ये उन्होंने नहीं कहा, बल्कि 3 प्रकार के ईवीएम हैकिंग करने के एविडेंसेस, प्रैक्टिकल एविडेंसेस जो है वो रिसर्च पेपर में उन्होंने दिए हैं फोटोग्राफ के साथ। तो हमें ये कैसे पता चलता है? तो मिस्टर हरिप्रसाद ने जो ईवीएम खोली है और उस ईवीएम के अंदर उसका जो मदरबोर्ड है, जिसके ऊपर माइक्रोचिप कंपनी का माइक्रो प्रोसेसर है, उसमें 2 मेमोरीज है जिसमें जो हम वोट डालते हैं वो वोट उसमें सेव हो जाता है। तो वो वोट सेव होने वाली जो मेमोरी है उसका नाम है EEPROM, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। वो EEPROM इतनी अनसिक्योर है, जिसमें मतदान स्टोर होता है, कि वो मशीन खोलकर कोई भी बंदा उस चिप में जो वोटिंग है वो ओवरराइट कर सकता है। जो एन्क्रिप्शन टेक्निक है, मतलब 2 डिवाइसेस, मान लो कि अभी ईवीएम में जो मदरबोर्ड है उसमें जो बहुत सारे कंपोनेंट्स है, वो कंपोनेंट आप अगर निकाल के दूसरा कंपोनेंट वहां पे डालते हैं तो वो कोई सिक्योरिटी कोड पूछेगा नहीं। किसी भी कंपोनेंट को आप उस मदरबोर्ड पे इंस्टॉल कर सकते हैं। उसी तरह वो कंपोनेंट में जो एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है जिसे मैंने बताया EEPROM, तो वो EEPROM में आप दूसरी EEPROM भी डीसोल्डर कर बिठा सकते हैं। डीसोल्डरिंग करना मतलब वहां से कंपोनेंट गर्म करके निकालना, लेकिन ये मुश्किल बात है। इसलिए उसी मेमोरी चिप पर 8 पैरों की चिप जो है, उस EEPROM में अगर आप क्लिप ऑन डिवाइस बिठाएंगे तो आप कोई भी उम्मीदवार चुनाव में चुन कर आने के लिए जो मतदान आपके लैपटॉप में होगा, वो लैपटॉप का मतदान आप उस मेमोरी में 4 या 5 सेकंड में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसीलिए मास लेवल पे ईवीएम हैकिंग करना आसान है, लेकिन ये करने के लिए हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स हैं वो हिम्मत नहीं दिखाते। मुझे ये लगता है बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टी अगर इस देश में पावर में आती है, सत्ता में आती है, तो हमें बाबा साहब का सपना पूरा करने में बहुत आसानी हो सकती है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा है कि आप सत्ता की चाबी अगर आपके हाथ में लेते हो तो आपको सांस्कृतिक क्रांति करने में आसानी होगी। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमें बूथ लेवल पर जो भी कार्यकर्ता हमारे काम में लगे रहते हैं, उन्हें ये ईवीएम हैकिंग की जानकारी होना बहुत जरूरी है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी या कोई अंबेडकरवादी राजकीय पार्टी की सत्ता
लानी है, लेकिन हम सत्ता में नहीं आ रहे हैं। ग्राउंड पे तो हम बहुत काम करते हैं। हम हमेशा ये सपना देखते हैं कि इस बार बहन जी मुख्यमंत्री बनेगी उत्तर प्रदेश की, लेकिन हमेशा हमने देखा है बड़े ही घाटे में बहुजन समाज पार्टी जाती है। उसका ये मतलब नहीं है कि लोग हमें वोट नहीं करते। लोग हमें वोट करते हैं, लेकिन हमारा वोट कोई और चुरा के ले जाता है। एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ। चुनाव के बाद जो नतीजे आते हैं तो कई उम्मीदवारों को 0 मतदान मिलता है। तो 0 मत मिलने का क्या कारण है? इसे वोट स्टीलिंग एल्गोरिथम बोलते हैं। तो वोट स्टीलिंग एल्गोरिथम में क्या होता है, हर एक उम्मीदवार का प्री डिफाइंड नंबर का वोट जो है वो चुरा लेता है। वोट स्टीलिंग एल्गोरिथम मैं समझा रहा हूं। तो मान लो एक मशीन में 800 मतदान हुआ है, मशीन को ऑन करेंगे तो ये मशीन ऑन करने के बाद हर एक उम्मीदवार का 50-50 वोट वो चुरा लेता है। मतलब उधर से माइनस करता है, सब्ट्रैक्ट करता है, और एक प्री डिफाइंड कैंडिडेट को जिसे चुनकर लाना है उस उम्मीदवार की संख्या में ये एडिशन करता है। तो किसी उम्मीदवार को 75 वोट मिले हैं तो उसके अगर 50 घटेंगे तो उसे 25 मिलेंगे। किसी उम्मीदवार को 60 पड़े हैं तो उसका घटा 50, तो बचा कितना? 10। लेकिन जिसे 40 मतदान ऑलरेडी मिला है, उसका अगर ये मशीन 50 चोरी करती है तो -10 ये मत तो ईवीएम पे, कंट्रोल यूनिट पे दिखाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मतदान कोई माइनस में नहीं जाता। इसीलिए चोरी करने के लिए जो मतदान का आंकड़ा है उससे कम अगर उस बंदे को या उस उम्मीदवार को मतदान मिला है तो उस टाइम उस बंदे का मतदान जो है वो 0 हो जाता है, और वो चुनाव के नतीजे आने के बाद वो चिल्लाता रहता है कि मेरा खुद का वोट किधर गया। इस प्रक्रिया के हिसाब से उसे या वोट स्टीलिंग एल्गोरिथम के माध्यम से या मत चोरी करने के प्रणाली के माध्यम से उसे ये 0 वोट मिलता है। तो ऐसी बहुत सारी तकनीकी बातें हैं दोस्तों, जिसके बारे में हमें बंद कमरे में चर्चा करना बहुत जरूरी है। आपने ऐसे देखा होगा कि आम आदमी पार्टी भी ईवीएम के बारे में बहुत चर्चा करती थी और डेमोन्स्ट्रेशन देने का प्रयास करती थी, लेकिन उनका जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो ओरिजिनल ईवीएम को लेकर नहीं है। क्योंकि आप कोई पैरेलल हार्डवेयर डेवलप करेंगे और ये दिखाएंगे कि देखो हमने इसे मतदान किया है और वो दूसरे उम्मीदवार को जा रहा है, तो चुनाव आयोग इस चीज पे हंसता है और ये कहता है कि ये तो ईवीएम मशीन हमारी है ही नहीं। इसीलिए ईवीएम मशीन को अगर आपको प्रूफ करना है तो ओरिजिनल ईवीएम मशीन को लेकर ही इसे प्रूफ करना चाहिए। तो आप बोलेंगे कि मैंने कैसे किया? तो मैंने ईवीएम मशीन, ओरिजिनल ईवीएम मशीन जो है मिस्टर हरिप्रसाद जी ने बताई है, उसके चलते हमने ये एक्सपेरिमेंट करके रखा है, उसका हार्डवेयर डेवलप करके रखा है। जब भी हमें ईवीएम मशीन ओरिजिनल फॉर्म में मिलती है तो हम उसे हैकिंग करने के लिए जो कुछ हार्डवेयर हमें लगता है वो हमारे पास हार्डवेयर है। फॉर एग्जाम्पल, जो ईवीएम मशीन में मेमोरी चिप रहती है वोट स्टोर करने के लिए, वो मेमोरी चिप मैं आपको बताऊंगा तो आपको आश्चर्य लगेगा दोस्तों। वो मेमोरी चिप 24LC64 नाम की जो नंबर की जो मेमोरी चिप है, वो चिप बाजार में 30 या 40 रुपए में मिलती है। तो जो चीज इतनी सस्ती मिलती है और उसका कोई इंक्रिप्शन कोड ईवीएम मशीन इस्तेमाल नहीं करती है कनेक्ट करने के लिए, तो कोई भी बंदा उस चिप में वोट जो है वो वोट का डेटा जो है वो ओवरराइट कर सकता है, और हम भी कर सकते हैं हमें ओरिजिनल ईवीएम मशीन मिलने के बाद। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम उस चिप को लेकर, जो बाजार में ईवीएम चिप मिलती है लेकिन मार्केट वाले शॉपकीपर्स जो होते हैं उन्हें मालूम नहीं है
कि यही चिप ईवीएम मशीन में इस्तेमाल की जाती है। 2004 की मैन्युफैक्चर्ड मशीन जो है उसके बारे में हरिप्रसाद जी ने चर्चा की है, इसलिए हम वही चिप लेकर, मार्केट की चिप लेकर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं ईवीएम सिद्ध करने के लिए, ईवीएम हैकिंग सिद्ध करने की बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम आप कोई ऐसी बात नहीं करनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये चीज़ जो हम बता रहे हैं या चर्चा कर रहे हैं वो सिर्फ ईवीएम मशीन हैकिंग हो सकती है, ये हमें चुनाव आयोग के सामने सिद्ध करने के लिए मैं बता रहा हूँ। जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी, अम्बेडकराइट पॉलिटिकल पार्टी इस बारे में चर्चा करना चाहेगी, मैं इन हाउस ये बारे में चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। और आपको अगर लगता है कि आप लोगों के पास जो टेक्निकल कार्यकर्ता है, उन कार्यकर्ताओं को अगर ये चीज़ें, अगर आपको ईवीएम चुनाव आयोग को सिद्ध करने के लिए तैयार करना है, तो भी बंद कमरे में हम इथिकल हैकर डेवलप करने का काम हम कर सकते हैं। दोस्तों, हैकर दो तरह के होते हैं, जो इलीगल हैकिंग करते हैं, और दूसरे जो हैकर्स होते हैं वो गवर्नमेंट को मदद करने के लिए हैकिंग करते हैं, तो उसे इथिकल हैकर कहते हैं। तो हम पार्टी के माध्यम से, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से, जो भी इंजीनियर्स इस काम को करने के लिए तैयार होंगे, सीखने को तैयार होंगे और चुनाव आयोग के सामने ये सिद्ध करने के लिए, मतलब इथिकल हैकर का काम करने के लिए तैयार होंगे, उन्हें हमें ये बातें बतानी है, एक्सपेरिमेंट्स करके बतानी है। तो आप बोलेंगे कि आपके पास तो ईवीएम नहीं है ओरिजिनल, तो आप कैसे करेंगे? जो ईवीएम में वोट स्टोर करने के लिए चिप इस्तेमाल की जाती है, उसका इक्विवेलेंट चिप हम बाजार से लाएंगे। हालांकि मेरे पास तो बहुत पड़ी है, मैंने ऐसी बहुत सारी चिप्स परचेस करके रखी है। उसका जो सेटअप है, कॉपी करने का जो हार्डवेयर सेटअप है, वो भी सेटअप हमारे पास तैयार है, जो सेटअप लेकर हमने मुंबई के प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 साल पहले डेमोन्स्ट्रेशन दिया था। दोस्तों, ये चीज़ बहुत रिस्की भी है, इसलिए मैंने, कोई अम्बेडकराइट पॉलिटिकल नेता अगर आपके साथ खड़ा होगा ये कहने के लिए कि ये पार्टी की तरफ से हम चुनाव आयोग को आह्वान करते हैं कि हम भी इथिकल हैकर्स डेवलप करने हेतु हम ये डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं। इंडिविजुअल लेवल पे ये काम करना इतनी सहज या आसान बात नहीं है, इसलिए हमें बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर ये इथिकल हैकर्स डेवलप करने का काम करना चाहिए, और चुनाव आयोग को भी हमें इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। चुनाव आयोग के साथ भी हमें इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। मिस्टर हरिप्रसाद का जो रिसर्च पेपर है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो रिसर्च पेपर आप डाउनलोड कीजिएगा। और अगर मेरा प्रेजेंटेशन आपको चाहिए तो मैं किसी भी स्टेट में आकर जुलाई 2026 के बाद मैं डिस्कस करने के लिए, और ये टेक्निकल बातें जो है वो सभी टेक्निकल बातें डिटेल में करने के लिए भी तैयार हूँ। तब तक के लिए साथियों, मैं यहीं पे रुकता हूँ। जय भीम, जय बौद्ध राष्ट्र।